सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में परिवर्तन करने के लिए हमारे सपने को साकार करने में उपयोगी और स्थानीय पेड़ लगाकर सेंट्रल रिज में वनों के इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई है। यमुना नदी को फिर से जीवित करने के लिए यह यमुना के फ्लड प्लेन्स में भी प्रभावित है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के गुण हैं। कोविड-19 वायरस की महामारी ने अर्थव्यवस्था में और वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के 30 स्कूलों के साथ 2021-22 में काम करना शुरू किया है। इस साल 11 और स्कूल DBSE से संबंधित हो गए हैं। अगले कुछ वर्षों में कवरेज का दायरा एक निजी स्कूलों तक भी बढ़ाया जाएगा। आप बैठिए पहले 70 वर्ष के लोग बैठ जाइए, सभी बैठे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए। चारों को बाहर कर दीजिए। विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह हिस्ट, विदुड़ी जी बाहर करिए, जल्दी करिए। मार्शल्स बाहर करिए, सबको बाहर करिए। बैठ जाइए। हासिल करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के गुण हैं। कोविड-19 वायरस की महामारी ने अर्थव्यवस्था में और वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दिल्ली सरकार अगले 5 वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के लिए प्रतिशत को मौजूदा 33% से बढ़ाकर 45% लक्ष्य रखने का सोच रही है। मेरी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने के लिए रोजगार बजट पेश किया है। नए रोजगार सृजित करने के लिए खुदरा क्षेत्र, खाद्य पेय पदार्थ, रसद आपूर्ति, यात्रा एवं पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा आदि को प्राथमिकता दी जा रही है। बुनियादी ढांचे द्वारा समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सरकार का घोषित लक्ष्य रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के बल देने के परिणाम स्वरूप दिल्ली के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान स्कूलों ने कक्षा 12वीं और 10वीं में क्रमशः 98% और 97% का पास किया। शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बोर्ड ने दिल्ली के स्कूलों में आधुनिक शिक्षा विकसित करने के लिए इंटरनेशनल बैकवर्ड के साथ साझेदारी की है। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के 30 स्कूलों के साथ 2021-22 में काम करना शुरू किया है। इस साल 11 और स्कूल DBSE से संबंधित हो गए हैं। अगले कुछ वर्षों में कवरेज का दायरा एक निजी स्कूलों तक भी बढ़ाया जाएगा। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस विश्व स्तर के स्कूल हैं जो उन छात्रों के लिए हैं जो अध्ययन में गहरी रुचि और योग्यता रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप SOSC छात्रों का विकास करना चाहता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। वर्तमान में लगभग 6000 छात्रों के साथ 31 SOSC स्कूल, STEM, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, 21वीं सदी के उच्च कौशल और सशस्त्र सेना तैयारी स्कूल आदि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये स्कूल ग्रेड 9 से 12 तक है। कम उम्र में विशेषज्ञता की सुधार देकर SOSC छात्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके चुने हुए उच्च शिक्षा मार्गों और एस्पिरेशनल कैरियर के लिए तैयार करना चाहिए। कक्षा 3 से कक्षा 9 तक के बच्चों को बुनियादी पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित की समझ बढ़ाने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इससे छात्रों के सीखने के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हॉबी हब कार्यक्रम के तहत इच्छुक शिक्षाविदों, व्यक्तियों, एनजीओ तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की क्षमता को और कुशल बढ़ाया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्कूलों को स्कूल के समय के बाद अपने संबंधों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे का पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों में बोध, भाषा, साक्षरता, अंकगणित और कला में विकास को बढ़ावा देने के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम को लागू किया गया है। इससे छात्रों को जागृति, सहानुभूतिपूर्णता और दृढ़ होने के लिए तैयार किया जा सके। सभी कक्षाओं को 5 वर्षों के भीतर डिजिटल कक्षाओं में परिवर्तन कर दिया जाएगा। बोलकर विचार साझा करने के लिए कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सभी स्कूलों में प्रोजेक्ट वॉइस शुरू किया जा रहा है। कम उम्र में बेघर हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उन्हें भोजन, आश्रय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधा से एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का दिल्ली स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी ने स्किल ओरिएंटेड कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उभरते छात्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम जोड़े हैं। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न फाउंडेशन कोर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स किया। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने अति आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर प्रिसिजन मेडिसिन को जोड़ा है। इसमें RT-PCR, जीनोम स्टडी आदि में रिसर्च में मदद मिलेगी। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरे चरण का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय बेहतर करियर और भविष्य की संभावनाओं के प्रति प्रेरणा के लिए स्कूली छात्रों के लिए परामर्श कार्यक्रम चला रहा है। मेरी सरकार समावेशी विकास में विश्वास करती है। सरकार ने महिलाओं, बुजुर्ग और गरीब से गरीब लोगों की मदद के लिए विशेष प्रयास किए हैं। वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत 4.08 लाख और विशेष सहायता वाले 1.10 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार 1668 गरीब विधवाओं को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 3.50 लाख संकटग्रस्त महिलाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यूएन वुमेन के साथ 2 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे सभी क्षेत्रों में संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा 8 छात्रवृत्तियां योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत 38 और कोचिंग संस्थानों को दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के प्रति वर्ष 5,000 रुपये से और कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को 16,792 प्रति माह है। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए यह 18,499 रुपये प्रति माह है, जबकि कुशल श्रमिकों के लिए यह न्यूनतम 30,357 रुपये प्रति माह है। ये दरें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हैं और श्रेणी के केंद्र सरकार की दरों से बराबर है। ई श्रम पोर्टल अभी तक लगभग 32,82,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है। शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अंडरपास, फ्लाईओवर्स, सबवे से संबंधित कई परियोजनाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आश्रम चौक पर अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है और फ्लाईओवर का विस्तार DND कर दिया जा रहा है। पुराना किला रोड से बिंटू जोरोज मार्ग तक अंडरपास, बसी दारापुर से नजफगढ़ नाले
पर पुल और सरायकाले खां से मयूर विहार तक बारापुरा फेज 3 की एलिवेटेड रोड का काम भी पूरा हो गया है। कैर गांव स्थित खेल परिसर और सर्वोदय विद्यालय लाहौर दिल्ली में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का काम भी पूरा कर लिया गया है। विवेकानंद कॉलेज विवेक विहार में सिंथेटिक हॉकी कोर्ट और विदेशी छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल और NSUT कैंपस सेक्टर 3 द्वारका में इंजीनियरिंग ऑफिस ब्लॉक का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूरी दिल्ली में 1,35,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 115 फीट और 165 फीट ऊंचाई के 500 राष्ट्रीय झंडे लगाए हैं। हर नागरिक हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक राष्ट्रीय ध्वज देखकर गर्व महसूस कर सके। स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है और लगभग 20,000 कक्षाओं का उद्घाटन किया गया है। हमारी सभी भविष्य की इमारतें जीरो वेस्ट के साथ नेट जीरो ग्रीन बिल्डिंग। हम स्ट्रीट कैपिंग प्रोग्राम के माध्यम से सड़कों के पूर्ण परिवर्तन की योजना बना रहे हैं। पेयजल आपूर्ति के सुधार के लिए 34 किलोमीटर पानी की नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और 117 किलोमीटर पुरानी जंग लगी पाइपलाइनें बदली गई हैं। चंद्रावल WTP और वजीराबाद WTP की परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। सीवर लाइन की वहन क्षमता में सुधार के लिए लगभग 167 किलोमीटर परिहार सीवर लाइन्स को ट्रेंचलेस तकनीक से पुनः स्थापित किया गया है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूती बुनियादी ढांचे जैसे 38 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 174 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 522 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 30 पॉलीक्लिनिक, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर, 46 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी, 107 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 22 मोबाइल क्लिनिक आदि बनाए गए। दिल्ली के सभी नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कूली बच्चों को 61 केंद्रों पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की सेवाएं भी दी जा रही हैं। ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर और विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। 19 मौजूदा अस्पतालों को रिमॉडलिंग की भी काम चल रहा है। बिंदापुर, बापरोला, दीदारपुर, केशवपुरम और संगम बिहार में 5 नए अस्पतालों का भी प्रस्तावित योजना स्तर पर है। नए अस्पतालों को पूरा होने और अस्पतालों की रिमॉडलिंग के बाद 16,000 से अधिक बेड जोड़े जाएंगे। दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों को सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। जिन रोगियों को किन्हीं कारणों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, उन्हें चिन्हित निजी अस्पतालों में के माध्यम से दिल्ली आरोग्य कोष के तहत मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है। पायलट परियोजना 2 अस्पतालों में की गई है और बाद में इस परियोजना को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों तक बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सभी पात्र निवासियों को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाना है। इससे मतदाता पहचान पत्र के आधार पर QR कोड आधारित स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। इससे सभी नागरिकों को समय पर इलाज कराने में आसानी होगी। सरकार ने 1 महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की पूरी बिल राशि और 201 से 400 यूनिट तक का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति माह 800 रुपये तक बिजली सब्सिडी का विस्तार किया है। 7,695 मेगावाट की लोड डिमांड को सफलतापूर्वक किया गया है। बिजली आउटेज घटकर 0.02% हो गया है। दिल्ली में बिजली की दर पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए हैं। अब तक दिल्ली में 238 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर PV सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
हरित और स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 886 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार ने अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक तरीके से डिजाइन किए गए बुनियादी ढांचे को रखा है। दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल 4010 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 3760 लो फ्लोर बसेज हैं और 250 जीरो एमिशन वाली ई बसें हैं। 1500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं। बस डिपो का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 30 नए बस रूट चिन्हित किए गए हैं और यात्री खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों के अंदर मार्शल तैयार किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क 390 किलोमीटर है। पिंक लाइन के व्यू विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिंग लिंक चालू कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण संपर्क के खुलने के बाद ही 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी छोर को निर्बाध रूप से जोड़ेगी। पिंक लाइन को पिंक कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है। यह दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा, जो सभी मौजूदा मार्गों के साथ इंटरचेंज सुविधाओं के साथ एक रिंग का निर्माण करेगा। इसके अलावा नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड के ग्रे लाइन विस्तार को भी चालू कर दिया गया है। कीर्तिनगर बमनौली गांव मेट्रो लाइन कॉरिडोर 19 किलोमीटर और 21 स्टेशनों को मंजूरी दी जा रही है। परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक सेवाओं को फेसलेस तरीके से प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की है। परिवहन विभाग के कार्यालयों में जाकर काम कराने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। दिल्ली के निवासी 33 परिवहन दस्तावेजों का ऑनलाइन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं को भारी और हल्के मोटर वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बस बेड़े में कैब एग्रीगेटर में चालक के रूप में भी शामिल हो सके। सरकार हरित स्वच्छ दिल्ली के प्रति प्रतिबद्ध है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। 40 स्टेशनों पर कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी दिल्ली में मैकेनिकल रोड स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर तथा एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गंभीर वायु गुणवत्ता 2021 में 24 दिनों से गिरकर 2022 में 6 दिन रह गई। यमुना नदी के संरक्षण के लिए 13 CETP और 35 STP सीवेज और इंडस्ट्रियल फ्लड का पर नियंत्रण रख रहे हैं। यमुना नदी में गिरने वाले 18 प्रमुख नालों को इंटरसेप्ट सीवर परियोजना में कवर किया गया है और उनके कमान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उप नालों के प्रभाव को रोककर उपचारित किया जा गया है। 78% अनाधिकृत कॉलोनियों भी सीवेज सिस्टम से जोड़ी गई है। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण ने 1018 जल निकायों की जियो टैगिंग और मैपिंग का काम पूरा कर लिया है। मिशन मोड में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया है और व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। ग्रीन कवर और वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए मेरी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। ग्रीन कवर बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो 23.06% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 42.81 लाख पौधों के वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य के साथ हरित कार्य योजना 2022-23 की वन महोत्सव 2022 के दौरान सोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अनेक क्षेत्रों में मेगा प्लांटेशन अभियान चलाया गया, जहां एक ही दिन में लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए। अब तक 37.82 लाख और 6.70 लाख पौधे रोके जा चुके हैं। स्थानीय पेड़ लगाकर सेंट्रल रिज में वनों के इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई है। छोटे चेक डैम के माध्यम से सेंट्रल और
सदन रिज क्षेत्रों में मिट्टी के नमी संरक्षण के कार्य भी किए गए हैं। यमुना नदी को फिर से जीवंत करने के लिए यह यमुना के फ्लड प्लेन्स में भी प्रभावित है। माननीय अध्यक्ष जी और इस गरिमामय सदन के सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के मोटे तौर पर लेखांकित किया है। मैंने कार्यान्वयन के लिए पहचान किए गए नए महत्व वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे। मुझे विश्वास है कि इस गरिमामय सदन के सदस्यों की मदद और सहयोग से हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और वैश्विक शहर बनाने में सफल होंगे। मैं आपके विचार विमर्शों में सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में